आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर आमिना अहमद, चैप्टर नंबर 9 के लास्ट लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने स्टार्टिंग से लेके जितने भी लेक्चर्स आपको डिलीवर किए उसमें सब में एक्सप्लेन किया कि चैप्टर नंबर 9 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इस चैप्टर में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी प्लानिंग के बारे में बताया गया है। हमने हर चीज़ के बारे में बड़ी डिटेलिंग में देखा कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हम लोगों को डेवलपमेंट की राह पे आगे लेके चलते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। हमने हर तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जाना। लेकिन अब हम आ चुके हैं 5 ईयर प्लान्स की तरफ, क्योंकि आज के लेक्चर को हम वाइंड अप लेक्चर कहेंगे चैप्टर 9 का। आज के लेक्चर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। पहला, हम 5 ईयर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सम अप आपको दूंगी तमाम प्लान्स जो पाकिस्तान में हुए और जो आपके सिलेबस के अंदर अंदर है उनके बारे में, वो किस तरह से हुए, उनमें से कौन सा प्लान सक्सेसफुल रहा, कौन सा प्लान ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा लेकिन हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी, और कौन सा बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज पे नज़र डालेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस किस किस तरह के आए हुए हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको याद करना ज़रूरी है, और अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी। तो इस तरह से मैंने आज का पूरा लेक्चर डिज़ाइन किया है जिसमें आपके 5 ईयर प्लान्स हैं और एक्सरसाइज शामिल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 5 ईयर प्लान्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले 2 टर्म्स को देखना बहुत ज़रूरी है, एक प्लान और एक प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लान? एक्सप्लेन प्लान। प्लान होता क्या है? कोई भी मंसूबा जिससे आप सोचते हैं और अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने फर्दर लाइफ को आगे चलाने के लिए बनाते हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है, आप किसी भी चीज़ पे किसी भी तरह का कोई भी प्लान बना सकते हैं। लेकिन फिर आ जाता है टर्म प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? आप उस प्लान को करते किस तरह से, वो प्लानिंग कहलाता है। अगर आप उसे किसी अच्छे डिज़ाइन के थ्रू करते हैं तो वो एक अच्छी प्लानिंग कहलाता है। अगर आपके उस पूरे डिज़ाइन में फ्लॉज होते हैं तो वो रॉन्ग प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग का मतलब होता है मंसूबाबंदी। मंसूबाबंदी बेसिकली क्या करती है? आपको एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ जाने के लिए एक ऐसी लिफ्ट का काम करती है जिससे एक बुजुर्ग इंसान, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना किसी बुजुर्ग इंसान के लिए या किसी ऐसे इंसान के लिए जो थोड़ा सा इंजर्ड है, मुश्किल होगा, बिल्कुल लिफ्ट उसके लिए आसानी का काम करती है कि एक कदम लिफ्ट में रखा और डायरेक्ट ऊपर। तो बिल्कुल प्रॉपर प्लान उसी लिफ्ट की तरह आपकी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्लान बनाती है और वो प्लान ठीक है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? एक प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए। जब भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अमल करके हम एक बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर कोई कहे कि सर्दियों में हमें जो है वो डेली बेसिस पे आम का हमें शेक पीना है। अब आम मैंगो शेक आपको एक ही वजह से मिल सकता है, या तो आपने मैंगोज को स्टोर किया हुआ है, या फिर अगर आप ऐसा सोचें कि सर्दियों में मैंगो की ग्रोथ हो जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो प्लानिंग ये है कि हमारे घर वालों को पता है कि हमें जो है वो आप लोगों को मैंगो शेक या कोई भी ऐसा शेक पीना है जो फ्रूट आपके सीजन में नहीं है, तो वो एक सेंसिबल हाउस होल्ड की तरह प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को स्टोर करना है और क्या क्या चीज़ों उस पर अप्लाई करके स्टोर करनी है जिससे वो 6 महीने 1 साल के लिए प्रॉपरली स्टोर हो जाए और आप जब भी चाहें अपनी पसंद की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक प्लानिंग कहलाती है। इस तरह से हर चीज़ पे बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से बगैर मौसम के या बगैर किसी भी तरह की सूरत हाल के हम उन प्लान्स पे अमल करके आगे बढ़ सकते हैं। लोग तरक्की की राह पर चलने के लिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर बहुत करते हैं कि जी वो आगे बढ़ रहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा, उसके साथ किस्मत है तो मेरे साथ किस्मत नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, किस्मत बनती है आपकी अपनी प्लानिंग से। सबसे पहले नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए और फिर प्रॉपर प्लान बनाएं और उस पर अमल करें। हो ही नहीं सकता कि अल्लाह और किस्मत आपका साथ ना दे। कहीं ना कहीं प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है जिसकी बिना पर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मैं बहुत से लोगों से ये सुनती हूँ कि वो इंसान बहुत कामयाब है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को कंपैरिजन में ले लेते हैं। विदाउट प्लानिंग जब आप चीज़ों को करते हैं तो आप उसमें नाकामी हासिल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे 5 ईयर प्लान्स के साथ भी इसी तरह से हुआ कि जब हमने प्लानिंग पे काम नहीं किया, जब हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, तो हम पीछे 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 आते रहे। जबकि आपको ये देखना चाहिए कि आने वाले 10 से 15 साल किस फील्ड में जो है वो आगे जा रहे हैं,
जिस भी फील्ड में आगे जाएं, आप अपने आप को उस फील्ड में आगे लेके जाएं, आप उस तरह से अपने आप को फॉलो करें। जैसा कि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारे मुल्क की बैकबोन कौन सी है, हमारे एडवांटेजेस कौन से हैं। अब एक अनपढ़ और बिल्कुल इलिटरेट बंदा ये तो नहीं कर सकता कि वो किसी PhD रिसर्च प्रोग्राम को जो है वो हेड करे। हाँ डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर जो एबिलिटीज़ है, वो उन्हें पॉलिश करके ज़रूर पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकता है। और आज के दौर में क्योंकि आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का और जितना IT इंडस्ट्री अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, ये तमाम चीज़ें प्लानिंग के साथ जो लोग आगे लेके आ रहे हैं उन लोगों का नाम है और हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा हम प्लानिंग सिंपल करते हैं और प्लानिंग एक ऐसी गोल्डन की है जो किसी भी प्लान को सक्सेसफुल बनाती है या फिर उसे बर्बाद करती है। तो देखते हैं हमारे मुल्क में जो 8 प्लान्स हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं और कौन कौन से प्लान में किस किस हेड ने किस तरह से डिजाइनिंग की है और हम कामयाब हुए हैं और हम नाकाम हुए हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले जिस चीज़ का आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ये आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पास टोटल कितने प्लान्स हैं। यानी सबसे पहले हमने देखना है कि प्लान्स होते कितने किस्म के हैं। तो स्टूडेंट्स प्लान 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान नॉर्मली 20 ईयर्स का एक प्लान होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पर 10 ईयर का भी एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाता है। ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होता, ये आपके मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बेस पर बनाया जाता है। इसमें बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं कि आपको अगले आने वाले 20 साल में आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत किस जगह पर दिखती है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 ईयर प्लान, जो कि एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। ये इतना शॉर्ट टर्म भी नहीं होता, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने आने के बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट करती है कि हम अपनी गवर्नमेंट में क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से अपने मुल्क को तरक्की की राह पे आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अगर इन 5 सालों के अंदर ये लोग अच्छा काम कर लें तो फिर इनकी वाह वाह हो जाती है, और अगर 5 सालों के अंदर ये अच्छा काम ना करें तो फिर नेक्स्ट टाइम वोटिंग में लोग क्या करते हैं कि हमने इन्हें वोट नहीं देना और हम इन्हें दोबारा आगे नहीं देखना चाहते। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि 5 साल मंसूबा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एक पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा होता है। हम देखेंगे कि हमारा वो कौन सा 5 साल मंसूबा था जो पाकिस्तान के पहले पर्सपेक्टिव प्लान के साथ एक बेसिक पॉइंट के पिलर के तौर पे सामने आया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको देख सकते हैं हमारे पास आ जाता है एनुअल प्लान। एनुअल प्लान हर 5 साल मंसूबे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर 5 साल मंसूबे के अंदर हर साल में एक एनुअल प्लान आता है। नाम से पता चल रहा है एनुअली डिज़ाइन किया जाता है कि किस साल हम लोगों का बजट क्या रहेगा, हम लोग कौन कौन से डेवलपमेंट प्लान्स करेंगे, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पर कैपिटा इनकम, इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट कहाँ देखती है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है और बहुत सी चीज़ें इन तमाम प्लान्स का हिस्सा होती हैं। क्योंकि अगर ये जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है ना, जिसे हम एनुअल प्लान्स कहते हैं, अगर ये अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएं तो आप यकीन माने 5 साल मंसूबा बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता है। जैसा कि मैं एग्जांपल ज़रूर देती हूँ, तो आज भी एग्जांपल इसके साथ ऐड करूँगी। आप लोग अपनी लाइफ में सोचते हो जी हमने इंटर करना है, बैचलर्स करना है, तो वो इंटरमीडिएट 2 साल का है फॉर एग्जांपल। तो आप इंटरमीडिएट में इकट्ठे 1 साल 2 साल के बाद के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो, आप हर साल की तैयारी के बाद उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हो। लाइक पहले फर्स्ट ईयर पढ़ते हो, उसका जो रिजल्ट आता है उससे साइड पे रखते हो जी फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट आ गया या बुरा रिजल्ट आया, कोई बात नहीं, हम सेकंड ईयर में ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर सेकंड ईयर में रिजल्ट आता है, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो तो बल्ले बल्ले करते हैं कि हमारे 2 साल की मेहनत जो है वो वसूल होगी। लेकिन जिनका फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा नहीं आया होता और सेकंड ईयर में बहुत अच्छा आता है, वो भी किसी ना किसी मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से एनुअली जो आपकी रिजल्ट है वो मिलकर प्रॉपरली आपकी डिग्री बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे छोटे एनुअल प्लान्स मिलकर हमारे 5 ईयर प्लान को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग एनुअल प्लान्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे 5 ईयर प्लान्स होंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रूलिंग प्लान। रूलिंग प्लान बेसिकली होता है कि कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे जो है एक प्लान बनाया जाता है जो स्पेसिफिक टाइम का नहीं होता, वो किसी भी टाइम लिमिट का हो सकता है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टाइम का पीरियड को कवर कर सकता है, लेकिन ये एक रूलिंग प्लान कहलाता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि हमारे पास 4 डिफरेंट प्लान्स हैं। एक हमारा पर्सपेक्टिव प्लान है, एक हमारा 5 ईयर प्लान है, एक हमारे पास रूलिंग प्लान आ जाता है और फिर उससे पहले एनुअल प्लान था। तो ये 4 प्लान मिलकर जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स के प्लान 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट बना कहाँ से और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो स्टूडेंट्स 1928
से लेके तकरीबन 1933 तक 32-33 तक जो है ये प्लान रहा। ये सोवियत यूनियन ने सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया था और इसे जोसेफ स्टैलिन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। इसमें काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को आगे लेके चलना है, किस तरह से डेवलपमेंट के लिए आगे फर्दर प्लानिंग करनी है। इनके प्लान को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया और पाकिस्तान में भी इस प्लान को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो उसके एक साल बाद लियाकत अली खान जो हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मलिक गुलाम मोहम्मद थे उनके साथ मिलकर एक प्लानिंग जो है वो डिज़ाइन करना शुरू कर दी। कोशिश तो ये थी 51 से 55 तक जो है वो एक प्लान आए जिस पर अमल दरामद हो, लेकिन बदकिस्मती से जैसा कि आप सब जानते हैं और मैंने आपको टाइमली बताया भी है, हमने चैप्टर 4 में इस चीज़ का जिक्र किया था कि लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में भी काफ़ी डिले हुआ। और डेफिनेटली जो इंसान प्लानिंग के लिए अपने एक आइडियोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहा हो उसके लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो हमारा पहला प्लान लेट हो गया और बहुत सी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से। फिर हमारा पहला इकोनॉमिक प्लान हमारे सामने आया 1955 को। 1955 से लेके 1960 तक का टाइम टेन्योर ऐसा टेन्योर था जिसमें पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी। यानी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपना एक वजूद बनाना था और वजूद तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मुआशी तौर पर मजबूत ना हो। ये सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि पाकिस्तान बैरूनी मदद पे इंटरनेशनल जितनी भी हेल्प थी उसके जरिए आगे बढ़ रहा था। अब हमें कुछ इस तरह के प्लान्स लेके चलने हैं जो बेसिकली हमें किसी रास्ते पर लेके चलें। हमारे प्लान्स इतने बेस्ट होने चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जिसे असासों की तकसीम में, जैसे फौजी असासों की तकसीम में, जैसे किसी भी तरह से पूरा हिस्सा नहीं मिला, जहाँ रेफ्यूजीज़ का इतना बड़ा मसला हुआ, जहाँ स्टेट डिस्प्यूट्स का मसला हुआ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ थे, यानी इतने इशूज़ थे कि हमें एक बहुत ही बुरे हाल में जो पाकिस्तान मिला उसे हम इकोनॉमिकली किस तरह से आगे लेके बढ़ सकें। और आप सब जानते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये भी थी कि जिस लीडर ने यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिलाया और उन्होंने उनकी दिन रात की कोशिशों की वजह से, ना सिर्फ उनकी, उनके जितने भी लीडर्स थे, जितने भी उस दौर के लीडर्स थे, सबकी दिन रात की कोशिशों की वजह से जो हमें मुल्क मिला। हमारी जो लीडर थे उनकी एक साल बाद डेथ हो गई, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग ऑलरेडी बहुत वीक हो गई और हम आगे बढ़ने में, बहुत से डिसीजंस लेने में थोड़ा वीक पड़ गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 55 आया तो ये जो 5 साल मंसूबा था 55 में, आप समझ सकते हैं ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप का जो है वो प्लान होना था, क्योंकि आप एक पहला प्लान बनाने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप किन किन सेक्टर्स पे काम करेंगे तो वो कामयाब होगा, किन किन सेक्टर्स पे काम करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग टीम नहीं थी। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग टीम की ज़रूरत थी। हम देखते हैं कि पहले 5 साल मंसूबे के जो 55 से 60 तक चला, इसके क्या क्या पॉइंट्स थे जिन पे काम किया और वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जिन पे काम नहीं किया, कितना हम अपने गोल को अचीव कर सके और कितना हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास 5 ईयर प्लान में आ जाते हैं, क्योंकि उस दौर के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे। मोहम्मद अली बोगरा, जो बोगरा फार्मूला भी आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद अली बोगरा ने बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फोकस किया ना वो किया ज़राअत पे, क्योंकि इस पूरे प्लान के अंदर मोहम्मद अली बोगरा भी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं और दूसरा हुसैन शहीद सहरवर्दी भी रहे हुए हैं। ये दो जो पर्सनालिटीज़ हैं वो क्या शो कर रही हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है इस प्लान के अंदर। जब भी किसी प्लान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए आप थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि एक की प्लानिंग कुछ और होती है, दूसरे की प्लानिंग कुछ और होती है। वो जब दोनों मिलकर आके अपने काम रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो करते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला आपको एक टीचर है जो आपको हाफ सेशन पढ़ाता है और फिर वो टीचर चेंज हो जाता है और नया टीचर आ जाता है और वो आपको फर्दर हाफ सेशन पढ़ाता है, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपको या तो पहले वाले की समझ से ज़्यादा बेहतर टीचर मिल जाएगा तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर आपको पहले वाले से कुछ कम मिलेगा तो फिर आप बहुत ही प्रॉब्लम में रहेंगे और आप कहेंगे नहीं जी, पुराने टीचर को दोबारा बुलाएं, हमने उन्हीं से पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे प्लान के साथ भी यही हुआ कि दो
पर्सनालिटीज़ चेंज होने के बाद हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, विच मीन्स के प्लान को भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक डैमेज किया जा सकता है और प्लान डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि 10 अरब 80 करोड़ जो है वो एक बजट दिया गया था कि आपको इसके अंदर जो है वो पूरे मुल्क की फाइबर की प्लानिंग करनी है। इसी में आपको इंडस्ट्रीज को देखना है, इसी में आपको एग्रीकल्चर को देखना है, जॉब्स भी आपको इसी के अंदर देनी है, और घर भी आपको इसी के अंदर डील करने हैं। एग्रीकल्चर हर सेक्टर पे हमने इस स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर अंदर रहते हुए काम करना है। तो इसमें कौमी आमदनी को 15% तक जो है बढ़ाने के बारे में सोचा गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं अदायगियों का तवाजुन, उसे 20 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए। फीकस आमदन यानी पर कैपिटा इनकम 7% इंक्रीज करने का कहा गया। बरामदात 15% इंक्रीज करने का कहा गया। रोजगार के लिए यानी रोजगार 20 लाख लोगों को जो है वो मुहैया किया जाएगा, और नए मकानात जो है वो 25 लाख बनाए जाएंगे। जिस तरह के हमने देखा कि किस किस तरह से कितने आइडिया लगाया गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम के लिए प्लान पूरा ये किया गया था कि कौमी आमदन जो है वो 15% तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन कौमी आमदन 11% तक बढ़ाई गई। फिर इसके बाद पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की गई थी कि 7% तक इंक्रीज की जाएगी 5 सालों के अंदर, लेकिन वो भी 7% तक नहीं, 3% यानी हाफ से भी कम रही जो इंक्रीज की गई। इस तरह से बहुत से सेक्टर में बहुत सी प्रॉब्लम देखने में मिली, और हमने ये देखा कि पहला 5 साला मंसूबा कामयाब नहीं हो सका और फ्लॉप हो गया। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ ही हमने गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। अब अयूब खान जो है, जनरल अयूब खान ने जगह संभाल ली थी, और नया फाइबर प्लान आ रहा था। और नया फाइबर प्लान जो है वो किस सोच के साथ आया और उस पर कौन से साइट्स को फोकस किया गया वो हम देखेंगे। तो नए फाइबर प्लान के अंदर जिन चीज़ों को हमने फोकस किया वो बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज थी। हमने इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा काम किया। हमने मतलब डेफिनेटली अयूब खान ने इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत काम किया। इसके अलावा उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बहुत काम किया। जितनी साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च थी उस पर अयूब खान ने बहुत ज़्यादा काम किया, और तकरीबन 23 अरब रुपए जो है वो बजट में सेट किए गए कि 23 अरब का जो है ये बजट होगा, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सेमी पब्लिक सेक्टर यानी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे कितना दिया, तकरीबन गवर्नमेंट सेक्टर में 2 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में 3 अरब 80 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर को 6 अरब 80 करोड़ दिए गए। तो टोटल कितना बना, 23 अरब रुपए जो है वो बजट में दिए गए कि आपने इतने बजट के अंदर अंदर जो है वो पूरे 5 साल को कंट्रोल करना है। और इसमें जो हमारा मेन फोकस था अयूब खान का, वो हैवी इंडस्ट्री थी, एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंसेस था, एग्रीकल्चर था, प्राइवेट सेक्टर था, एनर्जी सेक्टर था, और ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिन पे काम किया जाएगा। आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के अंदर अंदर काम करेगी और अपने बेहतरीन रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो जर्नल चीज़ आती है उसमें हमारे एक्सपोर्ट 7% तक इंक्रीज करने का कहा गया था सालाना। उसके बाद नेशनल इनकम यानी कौमी आमदन को 24% तक इंक्रीज करने का कहा गया था। पर कैपिटा इनकम 10% तक इंक्रीज करने का कहा गया था। जॉब्स 25 लाख लोगों को जॉब्स देने का कहा गया था। एग्रीकल्चर 14% तक इंक्रीज का कहा गया। हेवी इंडस्ट्रीज को 14% तक इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया। और कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं यानी छोटी सनतें जिन्हें हम 1 डिजिट इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, उन्हें 15% तक इंक्रीज करने का कहा गया। अब क्योंकि पूरा टारगेट रखा गया कि पाकिस्तान की बोन कौन है, एग्रीकल्चर, और किस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़र मुबादला कमा सकते हैं। स्टूडेंट, एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान के सेकेंड फाइबर प्लान को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, सब्ज इनकलाब, वो 1930 में आया था, लेकिन पाकिस्तान में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी सब्जे का इनकलाब आया था तो वो 1961 पाकिस्तान के सेकेंड फाइबर प्लान में आया था, जो जनरल अयूब खान ने डिज़ाइन किया था। इसमें क्योंकि नेशनल इनकम का सोचा गया था 24% तक बढ़ेगी, लेकिन ये 30% तक बढ़ी, यानी इतनी कमाल की प्लानिंग थी जिसने कमाल के रिजल्ट्स दिए। एग्रीकल्चर का 14% तक सोचना था, जो 15% बढ़ा। हेवी इंडस्ट्रीज का 14% तक सोचा गया था, लेकिन सोचे कितनी बढ़ी, 40%, इतनी ज़्यादा कि ट्रिपल, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ज़र मुबादला कमाया।
इतना पैसा कमाया कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बड़ी सेटल पोजीशन पे था। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी किसी प्लान को डैमेज करना हो, किसी मुल्क को इकोनॉमिकली बहुत ही नीचे लेके जाना हो, तो उस मुल्क में या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी करवा दो या फिर वॉर कंडीशन हो जाए। टेररिज्म भी एक रीज़न है, यानी उस मुल्क के हालात को ख़राब कर दो जिसकी वजह से उसकी मईशत बर्बाद हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हमारा दूसरा 5 साला मंसूबा जहाँ इतनी तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, वहीं पाकिस्तान में होगी वॉर, 1965 की इंडो पाक वॉर, जिसके बिना पर पाकिस्तान का सेकेंड 5 ईयर प्लान तो कामयाब हुआ, लेकिन यकीनन थर्ड के लिए जो अंदाज़ा लगाया जाने वाला है वो कहीं ना कहीं थर्ड को इफेक्ट करेगा, थर्ड को डैमेज करेगा, क्योंकि जब भी किसी मुल्क में जंग होती है उस मुल्क की मुआशी हालत 10 से 15 साल पीछे चली जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान किस सोच के साथ आया। यकीनन वो अयूब खान के दौर में ही आया, और 65 से 85 का जो पहला पर्सपेक्टिव प्लान था ना, 20 साला मंसूबा, हम कह सकते हैं कि तीसरा इकोनॉमिक प्लान जो है वो उस 20 साला मंसूबे का पहला प्लान था। इसे 52 अरब रुपए के साथ बजट इसका तय किया गया। गवर्नमेंट सेक्टर को 30 अरब और प्राइवेट सेक्टर को 22 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए। अच्छा, इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम 20% इंक्रीज करने का कहा गया। रोजगार 55 लाख लोगों को देने के बारे में वादा किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 5% सालाना के हिसाब से बढ़ाने के बारे में टारगेट रखा गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को 13% तक और बरामदात यानी एक्सपोर्ट को 9.5% तक, यानी इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर था वो 5% इंक्रीज रखा गया था, उसमें हमें 4.5% हमने इंक्रीज किया। इंडस्ट्रीज में 13% का टारगेट रखा गया था, लेकिन 9% जो है हमने इंडस्ट्रीज में अर्न किया, और एक्सपोर्ट जो 9.5 रखा गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 7% तक अर्न किया। कहा जाए तो ये प्लान इतना कामयाब नहीं हो सका जितना सेकेंड 5 ईयर प्लान था। वो भी किसकी वजह से? 1965 की वॉर की वजह से। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर वो वॉर ना होती तो पाकिस्तान डेफिनेटली अपने थर्ड प्लान के साथ बेस्ट तरीके से आगे बढ़ता, और कहीं ना कहीं नाकाम होने में अयूब खान की गवर्नमेंट का फॉल था। अयूब खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, और इसके बाद याहिया खान और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो अपने आप को आगे लेके आए, और इसकी बिना पर क्योंकि एक वॉर कंडीशंस भी थी बाद में, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत थी। ये वो टाइम था जब 6 पॉइंट एजेंडा मुजीबुर रहमान की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था, मेन हो गया था। ईस्टर्न और वेस्टर्न यूनिट के अलग होने की बात हो रही थी, और बहुत बुरी तरह डैमेज किया जा रहा था। यानी पॉलिटिकली इतने बुरे हालात थे कि जिसकी बिना पर चाहते हुए भी हमारे तीसरे 5 साला मंसूबे को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो सकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने चौथे 5 ईयर प्लान की तरफ। हम अपने प्लान्स को जल्दी जल्दी से देख रहे हैं। इसका चौथे 5 ईयर प्लान को आप जानते हो, इसका टाइम टेन्योर था 1970 से 1975, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मेन टाइम है वो इसे कवर कर रहा है। 75 अरब रुपए यानी 75 अरब का जो है इसमें अंदाजा बजट दिया गया था, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर को 49 और प्राइवेट सेक्टर को 26 अरब दिए गए थे। 26 अरब प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को 49। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो बेसिक पॉइंट था वो साइंटिफिकली सुपर पावर बनना था, यानी जितनी भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस हो रहा था वो साइंटिफिक सुपर पावर बनने पे फोकस हो रहा था। उन्होंने जितनी भी इंपोर्ट की वो भी इस पॉइंट से की कि किस तरह से साइंटिफिकली हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ सकें, और ऐसी कौन सी चीज़ें बनाएं जिससे हम भी पूरी दुनिया में अपना एक नाम बना सकें। नेशनलाइजेशन इस दौर में हुई थी, बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन हुई थी। इसमें इस प्लान में जो हमारी कौमी पैदावार है उसे बढ़ाने के लिए 65% तक इंक्रीज करने का कहा गया था। रोजगार को 75 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ग़िज़ाई इजनास 85 लाख टन तक बढ़ाई जाएंगी। बरामद जो है 8.5 सालाना के हिसाब से किया जाएगा। ये प्लान भी ऐसा कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अगेन इसमें हमारा एक यूनिट जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान है, यानी कि जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो सेपरेट हो गया। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, गवर्नमेंट चेंज की वजह से, और एक यूनिट ही चेंज होने की वजह से ये प्लान भी कोई खातिर ख्वाह अपने अंदर ऐसा कामयाबी नहीं लेके आ सका। फिर हमारे पास आ जाता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये ज़ियाउल हक ने जो है इंट्रोड्यूस किया। इसमें ज़रूरी तरक्की की पैदावार 66% तक इंक्रीज करने का कहा गया। सनती तरक्की 10% तक इंक्रीज करने का कहा गया। बरामदात 11% तक इंक्रीज करने का कहा गया, और पर कैपिटा इनकम को 9.2% तक इंक्रीज करने का कहा गया।
इस प्लान में भी कुछ चीज़ों को, कुछ अहदाफ को तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन कुछ अहदाफ को हम पूरा नहीं कर सके। स्टूडेंट, इसका टाइम टेन्योर 1978 से 1983 तक जो है ये कवर करता है। इस तमाम मरहले के अंदर आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए बहुत कोशिशें की गई, जिसमें ज़कात और उशर का निज़ाम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उससे भी ज़कात और उशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी कमेटीज़ बनाई, गवर्नमेंट ने ऐसी कमेटीज़ बनाई जहाँ से लोगों की ज़कात के थ्रू और इन तमाम चीज़ों के थ्रू जो है वो मदद की जाती थी। और बहुत सी ऐसी प्लानिंग हुई जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स के बारे में भी इसी प्लान के अंदर जो है, इसी टेन्योर के अंदर बात की गई कि किस किस तरह से लोग अपनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को जो है वो देखें। तो बहुत से ऐसे काम हुए इसी प्लान के ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन फिर भी वो इस प्लान को ना तो फुल कामयाब करवा सके और ना ही फ्लॉप कर सके। तो ये ऑन एंड ऑफ बस ठीक रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 5 प्लान। 6 प्लान भी ज़ियाउल हक के टेन्योर के अंदर ही आता है और ये 1983 से 1988 के अरसा को कवर करता है। एक बात याद रखें, इसमें भी गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी कुछ एंडिंग पे स्टार्ट हो गई थी। इसमें कोशिश की गई कि माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया जाए, दही तरक्की बहुत ज़्यादा की जाए, क्योंकि अब पूरा फोकस हो गया था देहातों पे। एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो देहातों में रह रही थी पर उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी, उन्हें रहने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो इस प्लान में ये सोचा गया कि किस तरह से दही सिस्टम को जो है वो हम बेहतर करें, वहाँ सड़कें बनवाई जाएँ, वहाँ ट्यूबवेल्स, वहाँ जितनी भी फैसिलिटीज़ है, लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटीज़, हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए, तालीम और सेहत, ज़कात और उशर जो है उसे देखा जाए, और तकरीबन 15 लाख लोगों को जो है वो वहाँ के रोज़गार और डिफरेंट चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट देहातों के अंदर किस तरह से हम बेहतरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है 7 प्लान। ये भी प्लान इतना कामयाब नहीं रह सका। 6 प्लान 7 प्लान हमारा स्टार्ट होता है 1988 से 1993 तक। इसमें गवर्नमेंट बहुत इंस्टेबल रही। आप देखें, कभी नवाज शरीफ, कभी बेनज़ीर और फिर नवाज शरीफ, यानी इतनी इंस्टेबल गवर्नमेंट के अंदर एक प्लान बनाता था, दूसरा के थोड़ा चेंज कर देता था और वो किसी भी तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करने देते थे। सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, और इस प्लान का जो एक बजट दिया गया वो 350 बिलियन का दिया गया कि 350 बिलियन के अंदर अंदर जो है इस बजट को, इस प्लान को रखना है। इंडस्ट्रीज़ को 5% दिया जाएगा, हेल्थ को जो है वो 4% दिया जाएगा, एनर्जी सेक्टर को 36.5% दिया जाएगा, एजुकेशन 7%, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन 18%, इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज को 9%, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को 8% और बाकी अदर्स जितने भी मामलात हैं उन सब के सबको 11%। तो टोटल ये आइडिया बनाया गया कि 7 5 प्लान पे जो है वो एनर्जी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा, लेकिन ये प्लान भी एज सच कामयाब नहीं हो सका। जितना टारगेट लगाया गया था वो टारगेट अपनी जगह को पूरा, अपनी जगह वो हासिल नहीं कर सका जिसके बारे में सोचा गया था। इसी चेंजिंग के अंदर क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमारा 8वां और इस बुक का आखिरी 5 साल मंसूबा आ गया। 8वां 5 प्लान जो है अगेन बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर में रहा। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में स्टार्ट हुआ 1993 से और फिर 1998 तक ये प्लान चला। इसमें सोचा गया कि नेशनल इनकम को 7% तक इंक्रीज़ किया जाएगा, पर कैपिटा इनकम को 22% तक, एग्रीकल्चर को 4.9% इंक्रीज़ किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद 62 लाख लोगों को जॉब दी जाएगी, नेशनल सेविंग 20% तक होगी और शराय ख्वानदगी 48% तक होगी। पीने का साफ पानी मुहैया करना भी इस मंसूबे का अहम हिस्सा था। इस मंसूबे ने अपने काफ़ी अहदाफ को पूरा किया और इस तरह से ये ना तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ और कामयाबी भी इसे कुछ कुछ मिल गई। तो अगर देखें तो पाकिस्तान में जो मंसूबे कामयाब हुए हैं उनमें पाकिस्तान का दूसरा 5 साला मंसूबा, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री में, और फिर कहीं ना कहीं 8वां मंसूबा भी जो है वो बेहतर रहा। तो इसी के साथ पाकिस्तान में होने वाली इकोनॉमिक प्लानिंग हमेशा पाकिस्तान में या तो वॉर्स ने डैमेज की या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान की प्लानिंग को बहुत डैमेज किया। तो अब दुआ है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान में जो ऐसी गवर्नमेंट आए जो प्रॉपर प्लानिंग टीम बनाए, जिसकी बिना पर वो देखें कि पाकिस्तान के एजेस कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ताकि हम जो एडवांटेजेस वाली साइड है उन पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाएं
और जिन साइट्स में हम वीक हैं और ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते, उन पे भी काम करें ताकि हम उन जगहों से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकें और हमारे मुल्क में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो, बेहतर हो और हम बेहतरीन तौर पर आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ हमारी बुक का ये लास्ट टॉपिक भी वाइंड अप होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। हर टॉपिक को बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा और इसके साथ हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर जल्दी से नजर डालते हैं और फिर बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये तमाम के तमाम को मैं अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करवा चुकी हूँ। तो जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मुआशी मनसूबाबंदी की तारीफ कीजिए और इसकी अहमियत बयान कीजिए। लेक्चर 1 में मैंने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ज़रई शोबे की अहमियत और अफादियत बयान करें। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे जिस तरह से काम किया गया पाकिस्तान में, आपने उस सारे को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सनती तरक्की की राह में कौन कौन सी रुकावटें हायल हैं। नई सनती तरक्की को बढ़ाने के लिए इक़दाम तजवीज़ कीजिए। ये भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में अहम तालीमी मसाइल कौन कौन से हैं। नीज़ हुकूमत तालीमी शोबे की तरक्की के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है, इस पर बात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास नोट आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपने नोट लिखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपने नोट लिखना है और पाकिस्तान में सेहत के मसाइल पर आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, 8वें 5 साला मंसूबे के बुनियादी मकासद बयान करने। आज हमने कुछ मकासद डिस्कस किए हैं आपसे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और फर्दर ऑन आपकी टेक्स्ट बुक में हर चीज़ डिटेल से बताई गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नंबर 7 पे हमारे अहम कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं और इनको ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से सेव एंड सिक्योर किया जा सकता है, इसके बारे में बात करनी है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हम मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर लाइक अप्रोच, कि किस तरह की उस क्वेश्चन की अप्रोच है, उसकी सेंस किस तरह की है और वो किस तरह से डील किया जा सकता है। हम इन तमाम चीज़ों को उसमें देखते हैं। आप को मैं वर्ड टू वर्ड चीज़ों को तो नहीं एक्सप्लेन करती, लेकिन कोशिश उसके बाद ये होती है कि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें और डिटेलिंग में उन्हें पढ़ें तो आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए और फिर आप उसे भूलें ना। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पहला एमसीक्यूज आता है कि कौमी मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए मुल्की वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का नाम क्या है। बेसिकली बे ऑप्शन है, मुआशी मनसूबाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा 5 साला मनसूबा कब शुरू हुआ। ये शुरू हुआ 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर खुश्क मेवाजात पाकिस्तान के किस सूबे में काश्त किए जाते हैं। आंसर इज खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 में पाकिस्तान में कौन सा 5 साला मंसूबा शुरू हुआ। आंसर इज 8वां। पाकिस्तान के कितने फीसद लोग पीने का साफ पानी मिलता है। 60% को। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का पहला 5 साला मंसूबा कब शुरू हुआ। इसे तो भूल ही नहीं सकते, 1955 में। वेरी गुड। इंटरनेट के जरिए कारोबार करने को क्या कहते हैं। आने वाला दौर किसका है। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं इलेक्ट्रिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिया की तलब में इजाफे से क्या होता है। अशिया की तलब में इजाफे से कीमतें बढ़ती हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरे 5 साला मंसूबे के 5 मकासद लिखिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप उनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान की इस अहम मादनियात यानी पाकिस्तान की 10 अहम मादनियात के नाम लिखें। हमने इसमें पाकिस्तान की 10 अहम मादनियात का लिखना है, कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 8 अहम दरामदात के नाम लिखे, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, बैरूनी ममालिक से मंगवाते हैं, हमने उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है, पाकिस्तान में सनती तरक्की की राह में हायल 5 रुकावटें तहरीर करें, यानी जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ऐसी कौन सी 5 हर्डल्स हैं जो उसे डैमेज कर रही हैं, ये हमने सबसे पहले लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी सनत से क्या मुराद है। भारी सनत कौन सी डिजिट वाली इंडस्ट्री होती है, हमने वो बताना है और हमने बताना है कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और बेसिकली छोटा सा एक सम अप नोट देना है जो कि इंडस्ट्रीज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, मुआशी मनसूबाबंदी की तारीफ कीजिए। सबसे पहले चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा था वहाँ मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बारे में बताया था, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट, ज़री बैंक बनाने का मकसद क्या है। डेफिनेटली ज़राअत के लिए लोन देना, ज़राअत के लिए आसानी और सहूलियात पैदा करना जिससे हम ज़री शोबे को आगे लेके बढ़ सकें। और लास्ट क्वेश्चन है, अदायगियों का तवाज़न कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम जब अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, तो हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर कर सकते हैं
और इसके साथ साथ वो तमाम प्लानिंग जो हम करते हैं जिससे हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है। इसी के साथ चैप्टर 9 को आई थिंक मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही है आप बुक में से कंसल्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम को अपने इस चैप्टर की मदद से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये तमाम का तमाम हमारी ज़ात की को बेहतरीन करने के लिए एक बेहतरीन टाइम है। यानी कि हम अगर इतना सोचें कि हम अपनी लाइफ में एक प्लान बनाएं और उस प्लान पर अमल करें, और वो प्लान इतना बेहतरीन होना चाहिए जो हमारी हर राह को आसान कर दे। इसी के साथ साथ हम चैप्टर 9 को वाइंड अप करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो लेक्चर को पीछे से चेक करें। अपने जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने अभी तक आपको चैप्टर 9 के हवाले से दिए, उन्हें रिवाइज करें और आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा। हमारी कोशिश है कि हमारे स्टूडेंट्स को हर तरह के प्रॉब्लम्स जो वो देख सकते हैं, जो उन्हें आ सकते हैं पढ़ने में। काफ़ी दफ़ा लाइव क्लासेस में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और ड्यू टू कोविड हम जो है वो कुछ स्पेसिफिक हो गए कि हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको इस तरह से डिटेलिंग प्रोवाइड करें कि आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया करें, नमाज पढ़ा करें, अपने लिए भी दुआ किया करें और अपने तमाम अहलो अयाल को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, सबको अपनी दुआओं में याद किया करें, अपने इंस्टीट्यूशन को भी। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।